हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आप आज का वीडियो जो है वो कक्षा 10 वालों के लिए यानी हाई स्कूल वालों के बच्चों के लिए है, जो इस बार 2023 में अपना पेपर दे रहे हैं और उनका विषय सामाजिक विज्ञान। हाँ, तो विषय सामाजिक विज्ञान से संबंधित आपके आज के पेपर है। तो आज का ये जो पेपर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो हम विद्यार्थी हमारे हाई स्कूल में बैठने वाले हैं, पहली बार परीक्षा देने वाले हैं, उन्हीं के लिए ये वीडियो है। तो दोस्तों, पहली बात आप लोगों को कि आप लोग खूब मेहनत से पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखें और निडरता के साथ परीक्षा दें। सबसे पहली बात, आपके अंदर भय नहीं होना चाहिए। और आप पहली बार किसी बोर्ड परीक्षा में बैठ रहे हैं तो इसके लिए आपको बताना चाहते हैं कि आपको डर बिल्कुल नहीं रखना है और खूब मेहनत करके चलिए। मेहनत करके आप मेहनत करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसमें दो राय नहीं है कि आपको नंबर कम मिलेंगे, बशर्ते आप आधुनिकता के साथ मिलकर के चले। तो देखिए, 2023 में आपका पेपर कुछ अलग से होने वाला है। उसमें बताया गया है कि आपको 20 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो 20 नंबर पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न आपके काखंड में दिखाई दे रहा है कि आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिखाई देंगे। तो बहुविकल्पीय आपको 20 प्रश्न कर लेना होगा। उसके बाद में आपको जो लिखित परीक्षा है यानी जो प्रश्न है उसको करने होंगे, ठीक है। तो 20 नंबर के आपके जो ऑब्जेक्टिव है उसको पहले हम आपको हल करवाते हैं, फिर उसके बाद में आपको अतिलघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय भी क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो बने रहें हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं आप आज का पहला वीडियो। विकल्पीय निर्देश दिया गया है। विकल्प में सभी विकल्प में से एक विकल्प आपका सही है और उत्तर छांट करके आपको लिखने हैं, ठीक है। ये है आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, जर्मनी के एकीकरण का मुख्य निर्माता कौन था? जर्मनी के एकीकरण का मुख्य निर्माता कौन था? आपके ऑप्शन इस तरह से हैं। एशिया का शासक विलियम प्रथम, खा खंड है विलियम प्रथम व बिस्मार्क, दूसरा है तीसरा ऑप्शन है आपका नेपोलियन बोनापार्ट, या घा है जर्मन शासक फ्रेडरिक महान। तो आपका सही आंसर देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और सही उत्तर आपका क्या है? ये है दूसरा खा खंड। ये आपका सही आंसर है, विलियम प्रथम व बिस्मार्क। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, देखिए दिखाई दे रहा है। भारत वह कौन सा राज्य है जिसका अपना संविधान था? भारत का वह कौन सा राज्य था जिसका अपना संविधान था? तो जम्मू कश्मीर कौन सा है? काखंड है राजस्थान, नागालैंड, त्रिपुरा या फिर जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर एक राज्य है, भारत देश का ही है और वो उसका अलग संविधान था। क्लियर। तो ये आपको उत्तर भी दिखाया गया है। तीसरा क्वेश्चन देखें, नेल्सन मंडेला का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? तो नेल्सन मंडेला का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इराक, दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको या चीन? तो दक्षिण अफ्रीका से है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिकरण के सबसे पहले चरण में इंग्लैंड के इनमें से कौन से मुख्य उद्योग थे? कपास तथा धातु उद्योग, कपास और रेशम उद्योग, रेशम और जूट उद्योग, सीसा और सोना उद्योग। तो कौन सा ऑप्शन है सही आपका? काखंड, कपास और धातु उद्योग, ठीक है। कपास और धातु उद्योग। अगला चलिए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? इसका आपको कारण बताना है। अंग्रेजों से डर के कारण, बीमार होने के कारण, गाखंड है चौरी चौरा की घटना के कारण, या फिर कांग्रेस के असहयोग के कारण? तो आपका आंसर है क्या है? चौरी चौरा की घटना के कारण। क्लियर। अगला देखिए आंसर आपका ये है। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष विश्व भर में महामंदी का प्रकोप रहा? तो महामंदी का प्रकोप कब रहा आपसे पूछा जा रहा है। तो 1929-30 में, 1935-36 में, 1939-40 में, या फिर 1941-42 में? तो 1929-30 में। कब था? काखंड आपका सही है, 29-30 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया आपका, निम्नलिखित में से कौन सी
व्यापारिक फसल नहीं है? चाय, कॉफ़ी, बाजरा, रबर। तो आपकी जो व्यापारिक फसल नहीं है वो क्या है? बाजरा। क्या है? बाजरा। भारत के किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्र में है? भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्र में है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या लाल व पीली मिट्टी? तो जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी फसल एक रबी फसल है? तो आप जानते हैं रबी, खरीफ, जायद 3 फसल होती है, तो आपको रबी की फसल इसमें छांटनी है। चावल, मोटे अनाज, चना या फिर तिल। तो चना है आपका रबी फसल। ठीक है। अगला है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन, लंदन, टोक्यो या जनेवा? तो जनेवा सही है। कहाँ है? जनेवा में। वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ हैं क्या? दोहरे संयोग का अभाव, मूल्य माप का अभाव, मूल्य संचय का अभाव या फिर सभी? तो इसमें सभी कठिनाइयाँ हैं। क्या? अगला है, सतलज नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध। कौन सा? सतलज नदी पर कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? गुलामगिरी के लेखक कौन थे ये आपको बताना है। दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर, महादेव गोविंद रानाडे या ज्योतिबा फूले? तो कौन है? ज्योतिबा फूले। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, अर्नेस्ट रेनन कौन थी? अर्नेस्ट रेनन कौन थी? दार्शनिक, कलाकार, चित्रकार या वस्तुकार? तो ये अर्नेस्ट रेनन क्या थी? एक चित्रकार थी। ठीक है। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? आपसे पूछा जा रहा है कि खिलाफत आंदोलन कब चालू हुआ? 1919 में, 1920 में, 21 में या फिर 1922 में? तो 1920 में। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने औपचारिक रूप से अपना काम करना कब शुरू किया? 44 में, 1943 में, 46 में या 1947 में? तो कब शुरू किया? 1947 में। गिल्डर एक मतलब है, गिल्डर क्या थे? गिल्डर जो है आपके क्या थे? व्यापारियों के संगठक, नायकों के संगठन, विद्वानों के संगठन या उत्पादकों के संगठन? तो गिल्डर क्या थे? उत्पादकों के संगठन थे। ठीक है। वियना संधि हुई थी कब? ये पूछ रहा है, वियना संधि कब हुई थी? तो वियना संधि हुई थी 1805 में, 1810 में, 1815 में, 1819 में? तो 1815 में। ठीक है। तो ये हुई आपकी वियना संधि। ठीक है। अगला देखें, महात्मा गांधी रोजगार अधिनियम कब लागू हुआ? महात्मा गांधी रोजगार अधिनियम कब लागू हुआ? 2009 में, 2006 में, 2005 में, 2007 में? तो कब हुआ? 2005 में। ठीक है। उत्तर देखिए आपका लिखा हुआ है। निम्न में कौन से राज्य में सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं? कहाँ? पंजाब में, मेघालय में, हरियाणा में, राजस्थान में? तो कहाँ? मेघालय में। क्लियर। तो ये इतने क्वेश्चन तो आपके क्या है? अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है। ठीक है। ये 20 नंबर के आपको अति लघुत्तरीय क्वेश्चन मिलेंगे। अब है आपके अति लघुत्तरीय क्वेश्चन। आगे आपकी स्क्रीन पर देखिए दिखाई दे रहा है अति लघुत्तरीय क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मुद्रण की तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? तो मुद्रण या छपाई कला की तकनीक सबसे पहले चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। ठीक है। मुद्रण की तकनीकी छपाई कहाँ विकसित हुई? पहले चीन में, जापान, कोरिया में। ठीक है। किन्हीं 2 क्षेत्रीय दलों के नाम बताओ। लिखा है किन्हीं 2 क्षेत्रीय दलों के नाम लिखिए। तो देखिए ये आपके 2 क्षेत्रीय दल कौन कौन से हैं? अकाली दल और समाजवादी पार्टी। ठीक है। तो अकाली दल और समाजवादी पार्टी यानी सपा, ये 2 क्षेत्रीय दल है। ठीक है। चलिए अगला है, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया था? असहयोग आंदोलन 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी द्वारा 1 फरवरी को
असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। ठीक है, हाँ तो देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर बताया गया था कि असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। तो असहयोग आंदोलन 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी द्वारा ये जो फरवरी 1 दिखाई दे रहे तो यहाँ है 12, कितनी फरवरी, 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। ठीक है, यहाँ जो 12 लिखा है उसमें से एक मतलब दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई नहीं दे रहा है तो माफ़ी चाहते हैं। और यहाँ पर यह है आपका 12 फरवरी, क्या है, कब लिया गया था, 12 फरवरी। ठीक है, तो 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए 5 फरवरी को चौरी कांड के बाद में महात्मा गांधी ने 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन वापस लिया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसाधन से आप क्या समझते हैं, संसाधन से क्या अभिप्राय है। संसाधन उस समस्त साधनों को कहते हैं जो विकसित करने के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, संसाधन का अर्थ होता है जो विकास के लिए आवश्यक होते हैं उन्हें हम संसाधन कहते हैं। यानी संसाधन वो समस्त साधन को कहते हैं जो विकास करने के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे पेट्रोलियम, धातु, अधातुएं आदि। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ऑपरेशन फ्लड क्या है, स्पष्ट कीजिए। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के संबंध में है और भारत के प्रति व्यक्ति दूध का उत्पादन बढ़ाने से है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विदेशी निवेश किसे कहते हैं। जब कोई विदेशी कंपनी, विदेशी निवेश किसे कहते हैं कि जब कोई विदेशी कंपनी लाभ कमाने के उद्देश्य से हमारे देश में या किसी अन्य देश में पूंजी लगानी है तो इसे विदेशी निवेश कहा जाता है। ठीक है, कह रहा है कि हमारे उद्देश्य से हमारे देश में या किसी अन्य देश में पूंजी लगानी है तो इसे क्या कहा जाता है, निवेश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 17वीं सदी में, क्वेश्चन कह रहा है 17वीं सदी से पहले होने वाले आदान प्रदान के दो उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण एशिया के और एक अमेरिका के, 2 महाद्वीप के बारे में बताइए। तो ठीक है, कह रहा है कि 17वीं सदी से पूर्व एशिया और अमेरिका में होने वाले आदान प्रदान निम्नलिखित हैं। पहला है एशिया से यूरोप के पश्चिम देशों को रेशम भेजा जाता था। और दूसरा है आलू, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च आदि खाद्य पदार्थ अमेरिका में होते थे जिन्हें अमेरिका ने संसार को दिया। ठीक है, अथवा कह रहा है, अथवा आपको बताना है आद्य औद्योगिकरण का क्या मतलब है। आद्य औद्योगिकरण का क्या मतलब है। आदि या प्रोटो का अर्थ है आशय, यानी अर्थ है किसी वस्तु की प्रारंभिक दौर की अवस्था। आदि औद्योगिकरण से तात्पर्य उस दौर या काल से है जब इंग्लैंड व यूरोप में फैक्ट्रियों का जाल नहीं बिछा था, लेकिन उत्पाद तब भी बड़ी मात्रा में होता था जिसमें कारीगरों की कारीगरी शामिल होती थी। उद्योग के इसी दौर को आदि औद्योगिकरण के रूप में निरूपित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके पास आ गया, दबाव व राजनीतिक दल में 2 अंतर बताइए। राजनीतिक दल और दबाव समूह किसे कहते हैं, तो 2 आपको बताने हैं। नंबर 1, राजनीतिक दलों का कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत यानी विस्तार होता है, ये राष्ट्रीय स्तर तक फैले हुए होते हैं। और दबाव में क्या है कि दबाव समूह का कार्यक्षेत्र सीमित होता है क्योंकि ये क्षेत्र विशेष की समस्याओं से संबंधित होता है। ठीक है, दूसरा आपका है कि राजनीतिक दलों
के सदस्यों की संख्या लाखों में होती है और दबाव समूह आकार की दृष्टि से छोटा संगठन का होता है। ठीक है। अथवा क्वेश्चन कह रहा है कि नमक यात्रा की या तो उसको बताना है या तो ये बताना है कि नमक यात्रा की चर्चा करते हुए यह स्पष्ट करे कि यह उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। या तो आपको ये बताना है। तो अंग्रेज सरकार के बढ़ते हुए दमनकारी कार्यों और लगाए गए करों का अहिंसक ढंग से विरोध करने के लिए 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपने साबरमती आश्रम से गुजरात के डांडी नामक स्थान तक पैदल यात्रा की तथा 6 मार्च यहाँ याद रखना 6 मार्च 1930 को समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। महात्मा गांधी के विरोध में सत्याग्रह के तरीकों ने पूरे ब्रिटिश को झकझोर कर रख दिया। ठीक है, ये है। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि पूंजी किसे कहते हैं। क्या है पूंजी किसे कहते हैं, पूंजी कौन लगाता है, पूंजी की अर्थव्यवस्था के विकास में क्या महत्व है। पूंजी जब कोई व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी व्यापार में धन लगाता है तो उसे क्या कहते हैं, धन या पूंजी कहते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले कहते हैं क्या कि हमारे पास पूंजी नहीं है। तो पूंजी का मतलब होता है वह लागत, वह धन जो व्यापार करने के लिए पहले खर्च किया जाता है, जिसके बल पर किया जाता है, वही आपको क्या कहलाता है, पूंजी कहलाता है। जब व्यापार में लगा धन डूब भी सकता है या धन की हानि या जोखिम भी हो सकती है। जो या जोखिम लेकर के धन कमाता है उसे साहसी कहते हैं। जब तक किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी नहीं लगेगी, पूंजी का निवेश नहीं होगा तो विकास नहीं हो सकता। अथवा कह रहा है असंगठित क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर के समझाओ। तो असंगठित क्षेत्र का अर्थ उद्योग धंधों की उन छोटी छोटी इकाइयों से है जो सरकार के नियंत्रण से बाहर है। सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का सामान्यतः यह लोग पालन नहीं करते। इसमें कार्यरत मजदूरों की भविष्य मालिक की इच्छा पर निर्भर होती है, जैसे होटल व्यवसाय, छोटे छोटे लोग उद्योग, दुकानें, बड़ी दुकानें, रोजमर्रा की मजदूरी के कार्य। यह असंगठित क्षेत्र देश के अनपढ़ अप्रशिक्षित आबादी को रोजगार प्रदान करने का सबसे बड़ा क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के खरीफ की फसल का वर्णन करते हुए चावल के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तो आपको दिखाना है, उत्तर देखिए क्या दिखाई दे रहा है कि खरीफ की फसलें मानसून आने पर जून व जुलाई में बोई जाती हैं। ठीक है, जून व जुलाई की फसलें जो बोई जाती हैं वो कौन सी फसल है, खरीफ की फसल है। तो जून और जुलाई में बोई जाती हैं तथा सितंबर अक्टूबर से काटा जाता है। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन आज सब मुख्य खरीफ की फसलें हैं। अगला कह रहा है कि चावल भारत की एक प्रमुख उद्योग फसल है जो जून जुलाई के समय बोया जाता है। ठीक है, चावल के पौधों को नर्सरी में तैयार करके भी लगाया जाता है। चावल के लिए समस्त तापमान के लिए उच्चतम तापमान होना आवश्यक है। अधिक पानी 100 सेंटीमीटर की अधिक वर्षा वाले क्षेत्र तथा चिकनी दोमट मिट्टी इसके लिए अनुकूल होती है। ठीक है, तो ये तो आपके थे लघु उत्तरीय क्वेश्चन। अब आपके आ रहे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आ गए आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न किसे कहते हैं। ये देखिए 6 नंबर का होगा आपका दीर्घ उत्तरीय। असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले सभी सामाजिक समूह के नाम और किन्हीं 3 समूहों की कार्य लिखिए। आपको दिया गया है। सन 1921 में असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूह निम्नलिखित थे। नंबर 1, मध्यम वर्ग के लोग, मद्रास के गैर ब्राह्मण पार्टी जस्टिस पार्टी को छोड़ करके अन्य राजनीतिक दल। तीसरा है व्यापारी। चौथा है बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में अवध के किसान। अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश के आदिवासी। असम के बगानी मजदूर। ठीक है,
3 समूहों द्वारा किए गए कार्य देखिए। बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में अवध के किसान इस समय में बड़े कष्ट में थे। उनके पास ज़मीनें नहीं थीं। उन्हें जमींदारों की ज़मीन पर कृषि करना पड़ता था। एक सन्यासी बाबा रामचंद्र ने गरीब किसानों का नेतृत्व करते हुए इसके विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। इसके बाद 1920 में अवध किसान सभा का संगठन हुआ। बाद में 1921 में यह आंदोलन असहयोग आंदोलन में मिल गया। झल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेज ने सरकार को आरक्षित घोषित कर दिया, जबकि आदिवासियों का पूरा जीवन जंगलों पर ही आश्रित था। एक आदिवासी नेता अल्लूरी सीताराम राजू ने नेतृत्व किया। आदिवासी ने अपने विरोध में अहिंसा के स्थान पर हिंसा का सहारा लिया। असम में बागवानी मजदूरों द्वारा बगान के मजदूरों का बगान से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। जब उन्होंने सुना कि गांधी राज आने वाला है तो बागानों से निकल करके अपने अपने गाँव की ओर चल पड़े, लेकिन रेल स्टीमर की हड़ताल में फंस गए और गिरफ्तार कर लिए गए। ठीक है, तो ये तो है आपका प्रश्न। अगर ये नहीं करेंगे तो यहाँ पर अथवा करके आपसे पूछा जाएगा, औद्योगिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, इनमें से प्रत्येक को आपको बताने हैं। तो आधुनिक देखिए बच्चों, ज़्यादा अच्छा होगा कि आप लोग इसको नोट कर लें। अगर नोट कर लेंगे तो बड़ा फ़ायदा रहेगा। तो देखिए, आधुनिक या वर्तमान समय में लोकतांत्रिक व्यवस्था की सत्ता में साझेदारी निम्न प्रकार है। पहला है शासन के सभी अंगों द्वारा सत्ता की साझेदारी, और दूसरा है लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी में जाति और भाषा का सहयोग। ठीक है, तो ये दोनों आपके लिए बड़े ही उपयोगी हैं। इसको आप देख लीजिए। अगला इसका आंसर यहाँ तक है। जन सामान्य की सत्ता में साझेदारी। लोकतंत्र में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन करते हैं, लेकिन फिर भी जनमत संग्रह, लोक निर्णय, राइट टू रिकॉल जैसी व्यवस्था अपनाकर आम जनता की शक्ति से प्रत्यक्ष रूप से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर ये है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उल्लेख के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे, विस्तार से बताइए। तो देखिए, बताया गया कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए निम्नलिखित कारण थे। पहला है यूरोप में मध्यम वर्गीय समाज का उदय। दूसरा है उदारवादी विचारधारा का प्रारंभ। तीसरा है यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। चौथा है संस्कृत और भाषा की भूमिका, और पांचवा है जन विद्रोह। ठीक है, तो ये इसके इतने 5 कारण थे। तो देखिए, पांचों कारण में से पहला देखिए, यूरोप के मध्यम वर्गीय समाज का उदय। प्रारंभ में यूरोप में 2 प्रमुख वर्ग थे, कुलीन वर्ग और दास व कृषक वर्ग। लेकिन शिक्षा और औद्योगिकरण के प्रभाव से एक तीसरा वर्ग का भी उदय हुआ, जो राष्ट्रीय विचारों का पोषक बना। दूसरा है उदारवादी विचारधारा का प्रारंभ। 19वीं सदी में यूरोप में एक नई विचारधारा का उदय हुआ, उदारवादी। नए मध्यम वर्ग के लोगों ने इसे व्यक्त की आज़ादी, सत्ता में हिस्सेदारी और कानून के समक्ष बराबरी से जोड़ा। आर्थिक क्षेत्र में भी उदारवाद के व्यापार पर सरकार के सभी नियंत्रणों की समाप्ति की बात कही गई। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम ने पूरे यूरोप में राष्ट्रीय भावना का संचार किया। 1821 में यूनान का संघर्ष प्रारंभ हुआ और 1832 की कस्तूनतुनियों के संबंध में यूनान का एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी गई। इस स्वतंत्रता संग्राम ने यूरोप के राष्ट्रों को एकीकरण के लिए प्रेरित किया। अगला है संस्कृत और भाषा की भूमिका। राष्ट्रवाद के
यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में पूरे यूरोप में राष्ट्रीय भावना का संचार हुआ। 1821 में यूनान का संघर्ष प्रारंभ हुआ। 1832 में कस्तूनतुनियों की संधि से यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिल गई। ठीक है। संस्कृत भाषा में बताया गया कि राष्ट्र के विकास में युद्धों व क्रांतियों के साथ संस्कृत की भाषा का भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। संस्कृत और भाषा के आधार पर लोग संगठित होने लगे। जन विद्रोह, कुलीन वर्ग लोगों ने अधिकांश संसाधनों पर अधिकार कर लिया था। इस कारण आवेशित जनता को विद्रोह का सहारा लेना पड़ा, जिस कारण वह राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, अथवा नेपाल में लोकतंत्र की व्यवस्था के लिए किए गए संघर्षों का वर्णन करो। तो देखिए, नेपाल हिमालय के क्षेत्र में स्थित एक प्राकृतिक सुंदरता वाला देश है। यहाँ लोकतंत्र 1990 के दशक में कायम हुआ। नेपाल में राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना रहा, लेकिन वास्तविक सत्ता लोकतांत्रिक प्रतिनिधियों के पास थी, जिसे बाद में राजा ज्ञानेंद्र ने अस्वीकारते हुए वो 2005 में प्रधानमंत्री को अपदस्थ करके निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। नेपाल की जनता में बहुत आक्रोश था। देश की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने एक गठबंधन बनाया और अप्रैल 2006 में काठमांडू में 4 दिन के बंद का आह्वान किया। इस प्रतिरोध ने जल्द ही अनियमित बंद का रूप ले लिया। इसमें माओवादी, बागी तथा अन्य संगठन भी शामिल हो गए। तकरीबन लगभग 1 लाख लोग रोजाना एकजुट होकर के लोकतंत्र की बहाली की मांग कर रहे थे। 21 अप्रैल को आंदोलनकारियों की संख्या 3.5 लाख तक पहुंच गई। राजा द्वारा दी जाने वाली रियायतों को ठुकराकर सबकी एक मांग थी, संसद को बहाल किया जाए, सर्वदलीय सरकार बने और तथा एक नए संविधान सभा का गठन हो। 24 अप्रैल 2006 को राजा की राजा ने 3 मांगों को मान लिया। एसपीए गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना गया। ठीक है। संसद भी बहाल हुई और इसमें अपनी बैठक में कानून पारित किया। नई विधानसभा में निर्वाचित के तौर तरीकों पर एसपीए और माओवादियों के बीच में असहमति बनी। 2008 में राजतंत्र को खत्म कर दिया गया और नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। देखिए, ये कह रहा है निम्नलिखित स्थानों को भारत की रेखा मानचित्र में चिन्ह के द्वारा सही दर्शाइए। इसमें आपको बताने हैं कि वो कहाँ है। वह नगर जहाँ खुसरो बाग स्थित है, इलाहाबाद। वह नगर जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ। वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, अमृतसर। वह नगर जहाँ विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है, कोलकाता। वह नगर जहाँ कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ, मुंबई। तो इसमें आपको ये भरना है। देखिए, आपको ये जो आपको स्थान चिन्हित किए हैं उसको आपको इस फिगर में इसमें भरना होगा मानचित्र में। ठीक है। तो ये आपको भर करके बताया गया है। अगला देखिए, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? मृदा अपरदन के कारणों का वर्णन कीजिए। तो मृदा अपरदन देखिए क्या है। धरातल के ऊपरी भाग की मृदा का किसी प्रभाव या कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान पर हट जाना या अपने स्थान से स्थानांतरित हो जाना मृदा अपरदन कहलाता है। अर्थात मृदा की जो मिट्टी की जो ऊपरी परत है, जब वो हट जाती है तूफानों से, मूसलाधार बारिशों से तो या प्राकृतिक आपदाओं से, तो उसी को क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन के कारण
वृक्षों की कटाई के कारण वर्षा का पानी बहुत ही आसानी से मिट्टी को काट करके अपने साथ बहा ले जाता है। और क्योंकि जब पेड़ लगे होते हैं तो मिट्टी को चारों ओर से बांधे रखते हैं, तो इससे नुकसान होता है। ठीक है, तो सबसे पहला कारण क्या है? वृक्षों की कटाई। दूसरा है फसल चक्र का अभाव में खेत खाली रह जाते हैं और वर्षा की सीधे बूंदें कहाँ मिट्टी को कुरेद देती है और मिट्टियाँ बह जाती हैं। जब खेतों में मेड़बंदी नहीं होती तो भी पानी तेज बहाव से मृदा बह जाती है। रेगिस्तान क्षेत्र की तेज हवा मृदा को उड़ा ले जाती है। अपरदन को रोकने के उपाय देखिए। मृदा अपरदन को रोकना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अपरदन द्वारा ही जो आप अगर अपरदन नहीं होगा तो इसकी उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाएगी, यानी जो मिट्टी बहकर चली जाएगी, पूरी पोषक तत्व उसी में होता है। तो इसमें क्या करना होगा? अधिक से अधिक वृक्ष लगाओ भाई। अधिक से अधिक वृक्ष लगा करके मृदा की पकड़ को मजबूत बनाना है। अपने खेत में फसल चक्र अपनाना है। खेतों के चारों ओर मेड़बंदी, झाड़ी या लकड़ी वाले सीधे वृक्ष लगा करके भी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास सूचकांक एक ऐसा मापदंड है जिसके द्वारा विश्व के विभिन्न देशों का सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में उपलब्धियों के आधार पर स्थान निर्धारित किया जाता है। इस मापदंडों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों के तुलनात्मक प्रगति का ज्ञान प्राप्त करने में सफल हुआ है। ऐसा इसलिए किया गया है कि विश्व के जरूरतमंद देशों की पहचान करके उनकी मदद की जा सके। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 1990 में अपनी प्रथम मानव विकास रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक का प्रयोग किया, ताकि विभिन्न देशों के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में उपलब्धियों को समझा जा सके। ठीक है, मानव विकास सूचकांक में उपयोग किए जाने वाले अवयव कौन कौन से? आयु, शिक्षा, जीवन स्तर। आयु देखिए, मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत संबंधित देश के व्यक्ति की औसत आयु के साथ साथ अच्छा स्वास्थ्य भी देखा जाता है। दीर्घायु वाले देशों को विकसित श्रेणी में रखा जाता है। शिक्षा मानव विकास का मुख्य आधार है, इसलिए किस देश के लोग कितने शिक्षित हैं ये भी देखा जाता है। किसी साक्षर देश को विकसित देश कहा जाता है। जीवन स्तर, लोगों का जीवन स्तर क्या है, इस बात का अंदाजा प्रति व्यक्ति आय से लगाया जाता है। जीवन के अनुकूल सुविधाओं तक देश के लोगों की पहुंच जितनी अधिक होती है उतना ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, अगला है खनिज किसे कहते हैं? वैज्ञानिकों के अनुसार खनिज प्राकृतिक रूप से विद्यमान एक ऐसा समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। खनिज हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। किसी भी खनिज पदार्थ की उपलब्धता के आधार पर हम देश के विकास की रूपरेखा तय करते हैं। खनिज की उपलब्धता खनिज अयस्कों से प्राप्त किए जाते हैं। खनिजों को निकाल कर उनका शोधन करके हम खनिज प्राप्त कर सकते हैं। खनिज अयस्क सामान्यतः अग्रशैल समूहों से प्राप्त करते हैं। कौन कौन से हैं ये? आग्नेय, अवसादवादी, धरातली चट्टानें, पहाड़ियों, महासागरियों, है ना, ये सब आपको देखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, या अथवा करके, अगर वो नहीं करते तो आपको अथवा करके दिखाना होगा। ये अथवा पर आपके हैं कि उद्योगों के संरचना के आधार पर उनके कार्यों को लिखिए। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, है ना, ये सब आपको देखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये देखिए मानचित्र का कार्य है। प्रथम जूट का सिंबल इस तरह से है, चिन्ह द्वारा। न्यून वर्षा वाला क्षेत्र इस तरह से सिंगल है। नर्मदा नदी इस तरह से है। तो इसमें देखिए आपको भरना है, ये आपने भर दिया। कहाँ पर? जो जहाँ पर जिसको चाहिए वो भर दीजिए। लेकिन ये जो फिगर है यानी मानचित्र है, ये केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है, सामान्य लोगों के लिए नहीं है। लिखा हुआ देखिए, केवल दृष्टिबाधित परीक्षाओं के लिए ही मानचित्र कार्यों के विकल्प के रूप में है। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन बताए गए हैं। भारत में प्रमुख जूट उत्पादक प्रदेश कहाँ है? पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे न्यून वर्षा वाला क्षेत्र कहाँ है? राजस्थान। नर्मदा नदी का जल किस सागर में गिरता है? अरब सागर में।
नेपाल व चीन देश सीमाओं को स्पर्श करने वाली भारत के एक राज्य कौन से हैं? सिक्किम है। और भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी क्या है? जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जल्द से जल्द बताइए। हम फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो।